गुड मॉर्निंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें हम अभी तक जितनी स्टडी कर गए थे उसको एक बार रिमाइंड करते हैं। स्टडी क्या थी कि जो हमारा पीरियोडिक मेंडलीव ने दिया था उससे पहले हमारे डोबेमेस ट्रायल सिस्टम आया था, उसके बाद हमारा ऑक्टेव रूल्स आए थे और उसके बीच में बहुत सारे और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ ना कुछ दिया। मेंडलीव्स आए, मेंडलीव्स में भी बहुत सारी खामियां निकल गई। ठीक है, 1913 में स्टोरी फिर शुरू होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो मेंडलीव्स में थी, जैसे हाइड्रोजन का प्लेस, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, आइसोटोप्स, बहुत सारी चीजें। तो 1913 में मोज़ले आए और उन्होंने क्या करा, एक एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया और एक रिलेशन बनाया। उन्होंने क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है इट विल जस्ट रिलेट विद द एक्सरे, क्योंकि एक्सरे किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्सरे दे रहे हैं या एक्सरे जनरेट हो रही है ना, तो वहां से उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस है ना, तो वो उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने कहा कि वो एटॉमिक वेट से क्लैरिफाई नहीं हो रही है, एटॉमिक नंबर से मिल रही है। आए, उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कॉन्क्लूडेड किया कि दैट द एटॉमिक नंबर इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और ऑफ द एटम्स इन द व्हिच वन पीरियडिक फॉर्म्स। ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया? अभी तक जितनी बातें हम सुन रहे थे, एटॉमिक वेट, 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 लेकिन उसके बाद जो नंबर आया वो किस चीज का आया? एटॉमिक नंबर का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोज़ले ने 1913 में बताया कि एटॉमिक नंबर है बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक्चुअली 118 एलिमेंट्स पता चल चुके थे, 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है, बाकी सब जो है वो मैन मेड है, ये मालूम पड़ चुका था। सब कुछ पता है कि स्टडी चल रही थी बहुत अच्छी तरीके से, उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। लेकिन होता क्या है ना, जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप एक स्टडी करते हो ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें कमियां निकलती चली जाती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जहां पर मेंडलीव ने बात करी है कि वी हैव टू इंक्रीज द एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, नाउ वी हैव टू शिफ्ट एवरी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक नंबर बताया। उसके बाद कुछ समय के बाद बात आई कि ऐसा करना चाहिए कि एटॉमिक नंबर में रखने के बाद भी कुछ ऐसी जगह आ रही है जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब ये प्रॉब्लम्स आए, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, आउटर मोस्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बेसिस पे देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ही तो है, आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है क्या जो हमारा एटॉमिक नंबर आ रहा है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब ही वही आ गया ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है। तो अब जब ये वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा भी करके देखते, उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके बाद उन्होंने बाद में मेंडलीव वगैरह आए और एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का जब एक सजेशन आया तो उसमें ये कहा कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में रखने वाले हर एक एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखें, जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले थोड़ा बहुत। तो अगर हम ऐसे रखें और आउटर मोस्ट जो हमारा जितने भी हमारे जैसे जो भी हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग में रखा जाए तो कैसा रहेगा? तो बहुत सारी कमियां जो है वो दूर होने लगी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने लगी। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम जाती नहीं है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हर प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है और वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अभी प्रॉब्लम में सोचो क्या थी, प्रॉब्लम थी लेकिन प्रॉब्लम दूर होती गई, क्योंकि देखिए साइंटिस्ट हैं, हर कोई अपनी अपनी स्टडी कर रहा है। मोज़ले ने बताया कि ऐसे में, तो उन्होंने क्या करा, एक न्यू फॉर्म पीरियोडिक टेबल दी, थी मेंडलीव जैसी, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, बीच में काफी सारे जो प्लेस थे वो स्पेयर थे, एम्प्टी थे, लेकिन इन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाई, उसको भी हम बताएंगे। उससे पहले उन्होंने क्या क्या कहा उसको देखते हैं हम। जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या चीज थी? अभी हम किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। एटॉमिक नंबर को हमारे उसमें एटॉमिक वेट कट गया, यानी एटॉमिक नंबर आया। एटॉमिक नंबर में भी हमने क्या कहा? रिपीटिंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो आपका रिपीटिंग पैटर्न्स था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग पैटर्न, किसका? ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो आपका रिपीटिंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है उसके बेसिस पे आपकी एक पीरियोडिक टेबल बनी। इन्होंने कहा जब पीरियोडिक टेबल बनी है तो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनी, ध्यान से देखिएगा इसको बहुत ध्यान से, लेकिन अभी मैं सामने जो बनाऊंगी फिर आपको एक न्यू टेक्निक होगी लर्न करने की फॉर पीरियोडिक टेबल। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बताई हुई है, सब बच्चों ने लर्न भी कर ली होगी, लेकिन फिर भी हम एक साथ लर्न करेंगे, एक साथ बताएंगे, उसका एक तरीका बताएंगे ताकि वी कैन इजिली गेट टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन। आप कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर ऐसे
अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए डायग्राम, देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया। कैसे बनाया कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने एक सिंपल सी बात बोली कि पीरियोडिक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो भी चीजें आपकी हॉरिजॉन्टल हैं, यानी हॉरिजॉन्टल जो पीरियड्स हैं हमारे, वो क्या है, पीरियड्स है। और जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं जो ऐसे वाले हैं, दैट इज ग्रुप्स। ठीक है, अब जो वर्टिकल पीरियड्स यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 नंबर है हॉरिजॉन्टली वो पीरियड्स है। यानी पीरियड किस में डिवाइड है, पीरियड्स है 7 आपकी रोज बन रही है। ठीक है, आपके जो कॉलम्स हैं वो आपके ग्रुप्स हैं वर्टिकल। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा पैटर्न क्या रखा जाएगा, रिपीटिंग पैटर्न्स है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बेसिस पे एक पूरी की पूरी आपकी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल वो तैयार की गई। अब हम देखेंगे कि पीरियड्स में जो 1 to 7 तक है वो कैसे रखे, और उसके बाद जो ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप्स उन्होंने बनाए। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। चलिए अब द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में से मैंने अभी आपको बताया था कि है क्या, कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन अ टेबल, वी शो द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ टेबल। अगर मैं ऐसे टेबल बना रही हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं शो कर रही हूँ ऐसे करके, तो हॉरिजॉन्टल रोज जो हमारी बनती है दैट इज कॉल्ड द पीरियड, और इनका नंबर ना 7 होता है। 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चों मेरी थोड़ा राइटिंग खराब हो रही होगी, लेकिन मेरे बच्चे समझते हैं इस चीज को कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। एफर्ट देखिए। ठीक है, तो पीरियड्स हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होंगे, वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड योर ग्रुप्स। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बात ऐसे ऐसे करेंगे, दीज आर द ग्रुप्स, और हम बात ऐसे ऐसे करेंगे हॉरिजॉन्टली, इट्स अ पीरियड। अब पीरियड में क्या होता है कि पीरियड आपके नंबर ऑफ 7 है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी नंबर 2 यहाँ पर आ गया। हमने पहले बताया है कि जो हमारी न्यू वाली जो सीरीज बनी थी, हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल बनी थी लॉन्ग फॉर्म, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थी ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिपीटिंग पैटर्न्स में हमने उसको दिखाया था। तो यहाँ पर अभी हमारे नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम 2 है। अगर हम सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, 8 और 8। ठीक है, थर्ड, अभी हमने सेकंड थर्ड की बात करी, फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं, इसमें नंबर आता है 18 एलिमेंट्स का। ठीक है, अब ये हमारा 6 और 7 है, जिसमें टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 और 32 होते हैं। लेकिन 32 और 32 एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ रखेंगे, इट्स मोर वाइड, बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगी, बहुत ज्यादा जगह घेरेगी, और कहीं ना कहीं से जो पीरियड टेबल बनाई गई है ना, वो बहुत मैसी सी लगेगी, क्योंकि एलिमेंट बहुत ज्यादा है। कौन से ग्रुप के, कौन से सॉरी पीरियड के, 6 और 7 पीरियड के। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 14 जो एलिमेंट थे दोनों 6 और 7 में से, वो हमने एक अलग से सीरीज में एक्टेनाइड और लेंथेनाइड बना के उसको एक अलग सीरीज में रख दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसको हमने बाहर क्यों रखा, क्योंकि हमें पीरियड जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल हमें जो थी बहुत कॉम्पैक्ट चाहिए थी। अगर हम इसमें ये 32 एलिमेंट होते तो बहुत ही ज्यादा मैसी सी बन जाती। ठीक है ना, समझने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, और बहुत सारी चीजों का आप सोचो ना, एक सारा सामान एक जगह डालोगे तो मिलेगा भी नहीं है। और हमें बनाना था एक टेबुलर फॉर्म और बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमने ये जो एलिमेंट्स थे उसको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड करके 14 एलिमेंट्स को कहाँ रख दिया, 6 और 7 के बाहर रख दिया, जिसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे, बहुत सारे क्वेश्चन चीजों में आता है। अभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को समझने से पहले जरूरी है हम और चीजों पे ध्यान दें। पहले एक छोटी छोटी चीजें को पढ़ेंगे कि हमारे 7 पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स में नंबर 1 पीरियड में 2 हमारे एलिमेंट थे, उसके सेकंड और थर्ड पीरियड में हमारे 8 थे, फोर्थ और फिफ्थ में 18 थे, उसके हमारे 6 7th में हमारा जो आया वो हमारे 32 थे। 32 में से 14 एलिमेंट्स को हमने बाहर रख दिया। तो ये चीजें जो होती है, अभी हम एक कॉम्पैक्ट साइज में हमें बनाना था, एक बहुत मैसी नहीं करना था और बहुत अच्छा लिखना था। तो यहाँ तक तो हमारी स्टडी इसकी हुई। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, कि ग्रुप्स का सिलेक्शन कैसे हुआ, ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया, और ग्रुप में हमारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट हुआ, वो सब चीजों को हमें लर्न करना है। तो बच्चा लोग, अभी हमारे जो हमने पीरियड्स पढ़े थे कि 7 पीरियड्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं। अब आता है हमारी बात होती है वर्टिकल कॉलम्स की, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, हमने देखा होगा, तो 18 ग्रुप्स थे। ठीक है, आप देखिए सामने आपके जो है ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर आपको ऐसे वर्टिकल लाइन दिख रही है, दैट इज द ग्रुप, और 18 ग्रुप इसमें होते हैं। ठीक है,
118 एलिमेंट्स हमें पता था, जिसमें हमें ये मालूम है कि 94 से 98 एलिमेंट नेचुरल हैं, बाकी मैन मेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि अगर हम देखना चाहें तो हमने अपने साइड वाले ग्रुप को अगर हम ध्यान दें अपने इस वाले हैंड में, सबसे पहले जो आपको जहां पर आपके पीरियड 1 का 2 में आपके एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, पीरियड आपके कौन से हैं? जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। आपको समझना है बहुत ध्यान से। फिर से मैं यहाँ पर आपको जो सामने डायग्राम दिख रहा है उसमें दिख रहा होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसे हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल है उसे ग्रुप्स कहते हैं। जो आपके हॉरिजॉन्टल है यानी पीरियड्स जो हैं उसमें n इज इक्वल टू 1, जिसमें हमारे 2 एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, और n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के पास है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस के पास है, सबसे पहली चेल जो हमारी बनती है K बनती है, ठीक है। ये चीजें तो हमारी एक स्टोरी की तरह चलेंगी जिसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। आप इस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि जो हमें 2, अगर आप इधर से देखेंगे इस साइड में जो आपको हाइड्रोजन जहां दिख रहा है वहां पे 2 जो आपको लाइन दिख रही है वर्टिकली, ग्रुप्स जो दिख रहे हैं वो आपके एस ब्लॉक है। उसके बाद बीच का पूरा छोड़ के जो इस साइड में आपको हीलियम वाली लाइन दिख रही है पूरी, यानी ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये आपके पूरा का पूरा पी ब्लॉक है और बीच में आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। हमें समझने की चीज ये है, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें समझना जो होगा वो ये समझना है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे किया, कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बाहर के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे आते हैं, ठीक है। अब जो हमने बात करी, हमारी बात आती है इसमें कि सबसे पहले जो हमारा पीरियड नंबर 1 पड़ता है जिसमें 2 हाइड्रोजन और हीलियम है, के शेल है, तो हमने ध्यान दिया कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1s है, और अगर हम ध्यान से इसको देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी क्वालिटी होती है वो यही होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या फिर दे सकता है, ठीक है। अब जब बात हम उससे आगे की बढ़ते हैं, आगे की बात पीरियड की पढ़ते हैं कि सेकंड नंबर का पीरियड है, और हमें पता है जब हमारा न्यूक्लियस इस तरीके से यहाँ था और हमने कहा था n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा k आ जाता है। जब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2, l आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, kl m और n आ जाता है लास्ट में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने बातें करी। ऐसे ही हमें ध्यान रखना होगा कि जब हमारा एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में जा रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि जो लास्ट वाला है आपका, अगर ध्यान से आप देखें तो वो पी ब्लॉक को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? आपका पी ब्लॉक में होगा। अगर हम बात के बिल्कुल बीच वाली सीरीज की करें जो कि डी सीरीज हमारी कहलाती है, इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा हम इसे ट्रांजिशन बोलते हैं। सबसे पहली चीज कि जो हमारा लेफ्ट साइड ये एल और हमारा एस और जो पी दिख रहा है, एस और पी के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है यानी लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जो 6th और 7th पीरियड होता है उसमें से हमने कहा था, जो लास्ट टाइम बात हुई थी हमने बोला था आपसे कि जो आपका 6th पीरियड है और 7th पीरियड है उसमें से 14 निकाल के हमने लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में डाल दिया है। तो जब हमारे वर्ड आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जहाँ की आपका किसको हम लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, यानी डी ब्लॉक वाले को लेंगे। डी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे ये ऑर्बिटल आप देखेंगे तो हमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो ये हाफ फील्ड होगा जिसमें 5 आ सकते हैं, या ये कंप्लीटली फिल्ड होगा इसमें 10 आ सकते हैं, यानी 10 से ज्यादा नहीं और 5 से कम नहीं। स्टेबल कंडीशंस में किसी भी ऑर्बिटल के लिए, चाहे वो एस है, पी है, डी है और एफ है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय जो लोअर एनर्जी लेवल्स के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं पहले वो फिल होना शुरू होते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल्स वाले फिल होते हैं। अभी पहले हम ये समझेंगे कि स्टेबल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम एक चीज लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों लोग, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेहा मैम आपके साथ हमेशा है। नेहा मैम ने भी जब पढ़ाई की थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे टीचर्स
क्लियर कराते कराते नहीं करा पाते थे, लेकिन वी विल ट्राई ऑलवेज कि हम पढ़ें, मेहनत करें, और आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल आता है बेटा, वो स्ट्रगल हमने देखा है। अगर आप ध्यान देंगे तो एस ब्लॉक ऐसे लिखते हैं हम लोग, पी ब्लॉक ये हुआ। अगर ऑर्बिटल्स देखेंगे, एस ये एस है, ये पी है। डी में अगर आप देखेंगे तो डी ये है, और अगर एफ में देखेंगे तो एफ में कितने होते हैं आपके रैंक्स, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, ये आ गया एफ। तो कभी भी जब स्टेबल एनर्जी बोलते हैं या हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, किसी भी चीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, या तो इसमें हाफ हो या एस वाले में फुल हो, ठीक है। या तो एस स्टेबल कब होगा, या तो ये हाफ फील्ड होगा, या फिर इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फुल फील्ड होगा। वैसे ही डी में अगर ये हाफ फील्ड है तो भी स्टेबल है, और अगर ये फुल है तो भी ये क्या है, स्टेबल है। ऐसे ही इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन 7 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, जो हाफ फील्ड है, और ये है आपका फुल फील्ड, ठीक है। इन चीजों को समझना मैंने क्यों समझाया, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कहीं पर हमारा ऐसा है कि हमारा 3s2 हमने कर दिया, 3p6 हो गया, सपोज यहाँ पे आपका 3p6 कर दिया, या 3d5 कर दिया, या सॉरी 3d हमने यहाँ पर, ये आपका हुआ 3d में 7 आ गए और इसमें 5 आ गए। अगर हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप बहुत ध्यान से करोगे। इसको समझते समझते सारे पीरियड्स के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ब्लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है। तो अभी मैंने ये एग्जाम्पल बताया था, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो मुझे पता है कि जो P होता है, सबसे पहले इसकी लोअर एनर्जी होती है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो लोअर एनर्जी लेवल इसका होता है, और 3d का हायर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। अगर इसको एक सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर्स में और डिसेंडिंग, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाते हैं तो पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में पहली लोअर एनर्जी किसकी होगी, पी की, और ज्यादा किसकी होगी, डी की। इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि डी में 7 है, तो यहाँ पर तो या तो 5 होने चाहिए हाफ, यानी हाफ फील्ड होना चाहिए, तब स्टेबल होगा, या फुल फील्ड होगा। लेकिन उससे पीछे वाला जो 3p है उसमें या तो 3 होने चाहिए या 6 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस 3d वाले में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे तो ये 3p6 हो जाएगा। इस केस में ये p वाला जो है वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, और ये 3d6 रहेगा, ठीक है। और कभी कभी जैसे कॉपर का एग्जाम्पल है, वो क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं जहां पे हम डी को फिल करते हैं। तो ये एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, इससे आगे पढ़ेंगे। अब हमारी बहुत एक नॉर्मल सी चीज आती है, वो आता है नॉमेनक्लेचर। होता क्या है कि नॉमेनक्लेचर, जब मैंने किसी चीज को एक बार डिस्कवर किया तो मैंने क्या किया कि उसका नेम मैंने लिख दिया, ये उसका नेम होगा, ठीक है। अब वही चीज को किसी दूसरे ने किसी दूसरी जगह में जो था वो देखा तो उसने उसका कुछ और नाम रख दिया। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्यों हुआ, कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि चीज वही है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मैंने सपोज रुदीनियम करके मैंने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया, और दूसरे कंट्री में बैठे हुए किसी और ने उसी ही जो सेम रुदीनियम था उसका नाम कुछ रेडिनियम लिख दिया अपनी ओन लैंग्वेज में। तो हुआ क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC ने ये बोला कि ऐसे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि एक ही एलिमेंट के दो नाम बड़े इम्पॉसिबल हैं, और हर एक साइंटिस्ट के लिए उसकी वैल्यूज को, जो उसने ढूंढा है, जो उसने सोचा है, तो उसको वैल्यू देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, IUPAC की थियरी के थ्रू हम लोग कुछ सिंबल्स को देखते हैं, और उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम 104 से जितने भी ऊपर के बाहर, मतलब जितने 104 से नीचे के थे उनके नेम तो सबके कॉमन नेम था, लेकिन 104 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नेम देंगे। तो कॉमन नेम से क्या होगा, ये बात नहीं होगी ये इस कंट्री ने ढूंढा या उस कंट्री ने ढूंढा है, एक कॉमन नेम होगा जो अप्लाई होगा फॉर एवरी साइंटिस्ट में। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने डिजिट बताए। अब डिजिट में उन्होंने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक डिजिट लिखी। और डिजिट को लिखते उन्होंने क्या किया, रूट नेम बताया कि जैसे माना कि 0 है तो हम इसे निल कहेंगे,
जहाँ पर 1 आएगा हम उसे अन कहेंगे, जहाँ 2 आएगा बाई कहेंगे, यहाँ ट्राई आ गया, यहाँ क्वाड, यहाँ पेंट, यहाँ हेक्स, ऐसे करके उन्होंने नेम बताया, ठीक है। और एब्रीविएशन यानी इसके फॉर्म में, जैसे नील का हम क्या लिखेंगे, अन का हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये कहा गया कि अगर डिजिट हमारी 0 है तो रूट नेम यानी 0 कहीं पर भी हो हम उसको बोलेंगे नील। उसके बाद उसका एब्रीविएशन एक छोटा सा फॉर्म उसे हम एन से लिखेंगे, ठीक है। कहीं पर 1 होगा तो हम अन लिखेंगे यू, 2 होगा तो बाई, 3 होगा ट्राई, 4 होगा क्वाड, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा सेप्ट, 8 होगा ऑक्ट और n होगा तो n, ठीक है। तो यहाँ पर उसका एब्रीविएशन यानी फर्स्ट वर्ड हर रूट नेम का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसके आगे em लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है 104 तो मैं 1 को क्या लिखूंगी, 1 के हिसाब से यहाँ क्या आएगा, अन, नील, 4 का क्वाड, QUAD क्वाड और EM, तो उसका नेम क्या बन जाएगा, अनिल क्वाडियम, ठीक है ना। तो ऐसे करके नेम बन जाएगा। यानी आप तीनों का देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट क्या है, सेकंड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट क्या है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम एब्रीविएशन में, अभी तो हमने ऐसे बताया, ऐसे 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 और ऐसे बताया। उसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, एब्रीविएशन के फॉर्म में। अब ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे जहां पे हमारा 106 है, और मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से होप है कि मेरे सारे बच्चे इतने अच्छे हैं। और बच्चों आपको पता है पहले पहले ना मुझे भी ये सब चीजें समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में किसी चीज को, आपको मालूम है मैं तो इतनी बेवकूफी करती थी कि जो एटम्स होता था मैं ढूंढती थी कि एटम्स, जबकि मुझे पता है कि बहुत ही स्मॉल है। एंड जब हमारी थ्योरीज पढ़ाई जाती थी तो हमारे सर पढ़ाते थे, उस केस में बताते थे कि अरे ऐसे नहीं दिखेगा, देखो जब तुम एकदम स्मॉल स्मॉल पीस कर दोगे जो तुम्हें अंडर माइक्रोस्कोप दिखे, ऐसे दिखे ही नहीं। तो मैं सोचती भगवान कहाँ होगा एटम, कहाँ होगा मॉलिक्यूल्स, कहाँ हो, क्योंकि आदमी जो होता है, हम बच्चे जो भी उस चीज को समझता है उस पीरियड में ना, तो उसको बड़ा डिफिकल्ट लगता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हम एक चीज को बार बार समझेंगे क्योंकि बहुत जरूरी होता है आपका ध्यान लगा के पढ़ना। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ाऊं और इतना अच्छा बनाऊं कि आप लोग केमिस्ट्री में मास्टर हासिल कर लें। जो मेन चीजें हैं जो आती ही हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब जैसे 106 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें 1 करना है तो 1 को हम अन लिखते हैं, ठीक है। 0 को हम निल लिखते हैं, ये हम हेक्स लिखते हैं, और IUM ये सब के साथ लगेगा तो अनिल हेक्सियम। ऐसे 107 का आप बनाएंगे, 108 का आप बनाएंगे, 109 का आप बनाएंगे और 110 का भी आप ऐसे करके बना के प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग पढ़ते लिखते और सब कुछ करते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो हमने इतना समझा, यानी हमने क्या समझा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स का स्पेशली क्यों हुआ था कि एक ही एलिमेंट को 104 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स थे, तो मेन चीज आ गई थी कि वहां पर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी कि भैया हमारे देश ने देखा, हमारे देश के साइंटिस्ट ने, लेकिन है तो चीज सेम, यानी एक ही एलिमेंट है और उसके अलग अलग नेम, तो सारे साइंटिस्ट के लिए बड़ा कंफ्यूजन था। तो कुछ इस तरीके से बनाया। इससे आगे हम और सीरीज में चलते हैं। देखिए अब प्यारे बच्चों, अब आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू द SPDF। जब मैंने एक आपको अगर यहाँ सामने पीरियड टेबल दिख रही होगी, तो ऐसे स्टार्टिंग में जो हमारे दो बने हुए हैं वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, यानी एस ब्लॉक के ये दोनों हैं। बीच में जो भी सीरीज बन दिख रही होगी वो डी ब्लॉक है, और यहाँ 13 to 17 तक जो आता है आपका वो यहाँ पर पी ब्लॉक है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा। और यहाँ पे 8 आता है जीरो ग्रुप जिसे बोलते हैं इनर्ट गैसेस के लिए, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं पहले एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक की क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि मैं इससे पहले भी अभी आपको बता चुकी हूँ, एस ब्लॉक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिख रहे हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में जाएगा। समझ में आया? अब जो ये नंबर 2 आते हैं इसका मतलब होता है कि या तो NS1 होगा या NS2, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हम NS1 इस तरीके से लिखते हैं, NS1 और 2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनकी क्वालिटी क्या होती है कि इनको हम एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। सॉफ्ट होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को एकदम से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी एस ब्लॉक की आ गई। एस ब्लॉक के बाद हमारा जो सेकंड आता है वो यहाँ आता है, इसे कहते हैं पी ब्लॉक, यानी बीच का अभी हम नहीं देख रहे हैं। एस ब्लॉक की क्वालिटी हमने बताई,
और बहुत अच्छी तरीके से बताई कि एस ब्लॉक क्या होता है। अब पी ब्लॉक की क्वालिटी को हम देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि रिपीटिंग पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है न्यू टेबल में, तो उस टेबल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर लास्ट वाला पी ब्लॉक में जा रहा है इसका मतलब है पी ब्लॉक एलिमेंट को, यानी वो 13 to 17 तक ब्लो कर रहा है। वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट में जा रहा है। अब पी ब्लॉक की क्या क्वालिटी होती है, उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रक्चरली मैं यहाँ पर 1 पॉइंट में लिखूंगी, आप सब नोटेड डाउन करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी मैं बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं पर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में आती ही है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है, वो आपको भले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराए या सॉल्ट एनालिसिस कराए, बट जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे, दे मे बी पॉसिबल दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन द एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ये हम देखेंगे ध्यान से। हमारा इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, फर्स्ट वी नो और एग्जिट कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे, बहुत ध्यान से देखना कि 13 to 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। एग्जैक्टली तो 13 to 17 तक आपका पी ब्लॉक जो होता है वो हाफ फिल हो सकता है या पी वाला इतना फिल ना हो, लेकिन जो 18 वाला होता है उसमें पी आपका फुल फिल होता है, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप देखोगे पी ब्लॉक एलिमेंट है, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, NS2 NP126। इसका मतलब है NP126 का मतलब है, हो सकता है NS2 NP1 हो जाए, NS2 NP कहीं पर आपका 2 आए, NS2 NP कहीं पर आपका 3 आए, इस तरीके से हो सकता है आपका। और अगर आपका NP6 आता है, यानी अगर आपका आता है NS2 NP6, इसका मतलब है 6 + 2 8, और ये आपका 18 ग्रुप को शो करेगा, जिसे हम कहते हैं क्या, नोवेल गैसेस, ठीक है। और नोवेल गैसेस हम इसे क्यों कहते हैं, नोवेल गैसेस की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उसके बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो ना तो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन करते हैं। ये सारी बातें जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हो रही हैं। अभी हम जितना बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट का है तो उसका मतलब उसका लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया है, ठीक है। ये हमारी बात अभी तक सबको समझ में आई। मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप 18 को हम नोवेल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है पी ब्लॉक की अगर फिल है तो ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें जो होते हैं 13 to 18 तक, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल्स और नॉन मेटल दोनों तरीके की चीजें होती हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत इजीली बनाते हैं और अच्छी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत इजी तरीका मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को तरीका आता होगा, लेकिन तब भी हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, हम दो लाइन करके इसको समझते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये पी ब्लॉक हो गया, इसके बाद हम समझेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझिए, बहुत ध्यान से हमें देखना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो होता क्या है, क्यों हम कहते हैं उसको डी ब्लॉक एलिमेंट। जहां तक मैं अभी अपने बच्चों को ये बता रही हूँ कि डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, हमारा जो लास्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जा रहा होगा, डी में, ठीक है। तभी हमने इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा। और डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने इससे पहले ही पढ़ाया था, या तो वो 5 तक ऐसे फिल्ड होके स्टेबल हो जाता है या वो डबल फिल होता है। अब हमें ये देखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। अब एक टर्म आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब इन सब चीजों की प्रॉपर्टीज आएगी, उसका रिप्रेजेंटेशन जब होगा कि कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, हम उस टॉपिक को वहां पढ़ेंगे, वो अच्छे समझ में आएंगे। सबसे पहले कहते हैं ना, अगर एक घर बन रहा है तो सबसे पहले क्या जरूरी है बच्चों, जब एक घर बनता है सबसे पहले आपको बेस की ब्रिक्स रखनी होती है। जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा, SPDF, इन चारों
को इन चारों कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है, पहले वो हमें समझना जरूरी है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड ये स्टेप करना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे रिपीटिंग यूनिट पर जो हम न्यू मेंडलीव जो हमें न्यू टेबल जो हमने बना रखी है वो हमारा चल रहा है। तो हमें ये चीजें बहुत समझना जरूरी है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, डी वाले में गया होगा। जरूरी है कि डी का 1 to 10 तक कुछ भी हो सकता है उसके उसमें, ठीक है। तो उसको ध्यान से, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख रही हूँ, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डी ब्लॉक, जिसको हम अभी हमने थोड़ा बहुत शुरू कर ही दिया था। उसके आगे से हमें देखना और अच्छी तरीके से कि जैसे n-1 अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जो डी होता है वो उसकी स्टेबिलिटी आने के लिए उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए और जो s है उसे कितने चाहिए। तो n-1 का मतलब होता है कि ये जो s है वो बाद में है, d पहले है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, कम एनर्जी वाले में, ठीक है। तो इसको हम n-1 d 1 to 10 यानी d में 1 से 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ns 0 to 2 का मतलब हो सकता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना, और 2 तक इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब होता क्या है कि हम जो डी ब्लॉक है उसको ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हम ट्रांजिशन सीरीज से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब आपका डी ब्लॉक आता है तो यहाँ से आपके डी ब्लॉक में और आपकी इलेक्ट्रॉन्स फिल होना शुरू हो जाते हैं। 3 सीरीज में इसको डिवाइड किया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। वो अकॉर्डिंग टू आप आगे चलते चले जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रांजिशन का मतलब ही यही होता है कि जो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एस ब्लॉक जो इसके लेफ्ट साइड में होगा और जो पी ब्लॉक है उसके राइट साइड में, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर आती है, ठीक है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ट्रांजिशन होता है, बता दिया मैंने कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो आपके एक लेफ्ट है एक दूसरा राइट साइड है उसके बीच में है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होती होंगी। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, क्योंकि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा लगती है, किस चीज के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर यानी वैलेंस सेल से बाहर निकालने के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड कंपाउंड, ये चीज आप पढ़ेंगे अभी, जब इसी में आपका आगे जाके और चैप्टर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इन सीरीज को देखा गया था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं यानी इसमें कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कैसे ये अपने कलर्ड को छोड़ते हैं, कैसे ये आपके लाइट को लेते हैं या किसी भी चीज को ऐसे लेते हैं जिससे अपने हाई स्टेट में जाने पर थोड़ी हाई उगाते हैं। लेकिन आप इतना पढ़िए कि ये जो होते हैं उसमें बहुत सारे कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं। अब वो कैसे देते हैं, क्या देते हैं, इनकी स्टडी आप बहुत अच्छी तरीके से तो करोगे ही करोगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी स्टडी आती है, जो ये स्टडी हुई, डी के बाद हमारा एफ आ जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी सेम होता है कि जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन शुरुआत कर देते हैं एफ में भरने के लिए, तो हम उस सीरीज को एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन है तो उसमें इनर ट्रांजिशन है। यानी इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि डी के भी बीच से जो निकले हैं उसके डी के बीच से, अगर आपने देखा होगा पीरियड नंबर 6 में और पीरियड नंबर 7 में जो 32 एलिमेंट्स का ग्रुप था उसमें से हटा के 14 को इनर ट्रांजिशन में डाला गया था। यानी इसमें और पीछे से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और एफ में जाते जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखिए ध्यान से इसको। एफ ब्लॉक एलिमेंट में जैसे आपने देखा कि जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ में आएंगे। इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि n-2 एफ में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब होता है एंटी पेनल्टी मेट। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम पेनल्टी मेट का मतलब क्या होता है। अगर ध्यान से देखोगे, ये मैंने आपकी शेल बना रखी है, सबसे बाहर वाली ये शेल है, इससे पहली वाली शेल जो n-1 है इसे कहते हैं पेनल्टी मेट, ठीक है। और ये जो इससे भी पहले वाली है, इसके बीच में एक और बना देते हैं, ये इससे भी पहले वाली है उसको कहते हैं एंटी पेनल्टी मेट, उससे भी पहली। उस केस में क्या होता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं n-2 एफ से भरना शुरू होते हैं।
F में हमें पता है 1 से लेके 14 तक कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है, एंटी पेनल्टीमेट यानी n-2f, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। n-1 यानी इसके D ब्लॉक में भी 0 से 2 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हो गया। अब F ब्लॉक एलिमेंट में क्वालिटी होती है कि पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के 14 एलिमेंट अलग से एक सीरीज में निकाले गए थे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। जो लेंथेनाइड होता है उसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं। और अगर हम कहते हैं दूसरे वाले को एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड का मतलब होता है एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं। ठीक है, ये हमारे आ गया। बहुत हेवी मेटल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जल्दी से बना लेते हैं, और सबसे बड़ी इनकी जो क्वालिटी होती है, याद रखिएगा ऑलवेज, कि इनकी ऑक्सीडेशन जो होती है ना वेरिएबल्स होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे n-2 में यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ये तो आपका आउटर मोस्ट तीनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकलेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आपके किस चीज को वो करता है, ऑक्सीडेशन होना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन चीजों को समझना बहुत जल्दी आता है। इनके पास टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन फास्टली और टू जस्ट गेन लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा यहाँ SPDF के जो एलिमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हुआ। कुछ समय बाद हम ये भी समझेंगे, अब आगे आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्पेशल हमारे, जैसे कुछ हमारे हम कहते हैं कि ये हमारी गैसेस हो गई हैं, इन गैसेस को हमने हेलोजन कह दिया, इनर्ट गैसेस कह दिया, तो वो क्या टर्म्स होते हैं उनको हमें नेक्स्ट सीरीज में। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन बी लर्न टू गिव यू अ बेटर टू बेटर इन्वायरमेंट फॉर द स्टडी। और जितनी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ एक एक, कि चाहे वो पेनल्टीमेट है या एंटी पेनल्टीमेट है या क्या भी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके आगे आने वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने में आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस कैसे घटते और कैसे बढ़ते हैं। तो उसके लिए प्लीज भी सब्सक्राइब कीजिए, आपकी नेहा हमेशा आपके साथ है, तो उसका ध्यान रखिए।